हेडिंग तो डाल दिए ना आप लोग? रितिका हेडिंग डाल दिए? नहीं डाले हो? यस सर, हो गया। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है अभी नीचे। एक तो कॉस्ट शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट शीट जैसा ही होता है, और तीसरा है प्रोडक्शन अकाउंट, हालांकि वो तो छोटा सा ही है इसी चैप्टर में। तीसरा प्रोडक्शन अकाउंट, जैसे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे फर्स्ट ईयर में। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए कॉस्ट शीट। इस चैप्टर का मेन चीज है ये। और ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है आप लोगों का, ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। कॉस्ट शीट क्या होता है? तो कॉस्ट शीट जो होता है वो किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की टोटल कॉस्ट भी पता करता है और कॉस्ट पर यूनिट भी बताता है। तो इसका मीनिंग लिख लीजिए आप लोग, एक लाइन का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कॉस्ट शीट show the cost sheet show the total cost of units produced, जो यूनिट अपन बनाते हैं, एंड also and also show the cost per unit। लिख लिए हिमांशु? यस सर। अब देखिए इसका फॉर्मेट। इसमें खर्चों को, एक्सपेंसेस को अलग अलग उसमें पार्ट में डिवाइड करके लिखा जाता है। हेडिंग है कॉस्ट शीट, फॉर्मेट बता रहा हूं, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, क्वेश्चन में लिखा रहता है फॉर द मंथ ऑफ या ईयर, ईयर के लिए भी हो सकता है, मंथ के लिए भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। और इसमें आउटपुट दिया रहता है कि भाई हम कितने यूनिट बना रहे हैं, तो ऊपर में साइड में आउटपुट भी लिख दिया जाता है, जितना आउटपुट, या वहीं पे भी लिख सकते हैं आउटपुट कि कितने यूनिट बना रहे हैं अपन। अमाउंट कॉलम के ऊपर भी लिखते हैं। आउटपुट मतलब कि कितने यूनिट या कितना टन बना रहे हैं गुड्स, वो आउटपुट। ये आउटपुट यूनिट्स में भी हो सकता है, टन में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। अब इसके कॉलम, सबसे बड़ा कॉलम होता है पर्टिकुलर का, ये कॉलम थोड़ा बड़ा होता है, पर्टिकुलर का कॉलम। और उसके बाद टोटल अमाउंट का कॉलम, टोटल अमाउंट, और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम, कॉस्ट पर यूनिट या पर टन या पर केजी, जैसे भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें लिखना है ना अपने को, कैसे क्या क्या लिखना है।
सबसे बड़ा कॉलम पर्टिकुलर का है। सबसे पहले इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, और आपको मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? किसी को मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? जो गुड्स को बनाने में डायरेक्ट यूज होता है, जिसके बिना जी। गुड्स नहीं बन सकता, जैसे रॉ मटेरियल्स, वेजेस। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल्स कंज्यूम नहीं दिया हो तो कैलकुलेट करेंगे अपन, उसका फॉर्मूला अलग से लिखेंगे। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम लिख दिए सब लोग? कोई भी गुड्स को आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसमें रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल यूज होता है बनाने में, वही रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। और ये नहीं दिया हो तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब अलग से लिखेंगे अपन, उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेज को प्रोडक्टिव वेजेज भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में उसको प्रोडक्टिव वेजेज के नाम से लिखा रहता है, कई बार उसको लेबर के नाम से भी लिखा रहता है, तो लेबर भी वही चीज है। तो डायरेक्ट वेजेज या प्रोडक्टिव वेजेज या लेबर लिखा हो या ओनली वेजेज बस लिखा है तो अब इसको डायरेक्ट वेजेज ही मानते हैं। उसके बाद और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो इन दोनों के अलावा, क्वेश्चन में लिखा हो कि और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो भी आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक और नाम से लिखा रहता है कई बार, चार्जेबल, चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी लिखा रहता है। या उसको प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी लिखा हो तो भी वो डायरेक्ट खर्चा, क्या चीज बताया मैंने, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस करके लिखा हो तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। चाहो तो लिख लो और करके प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव अच्छा, ये जो लिखा हुआ है अपना कॉस्ट पर यूनिट, ये कैसे निकलेगा बता सकते हो आप? जैसे मान लो रॉ मटेरियल टोटल अमाउंट लिख दिया हमने, फिर पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकालते हैं मालूम है किसी को? डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। डिवाइडेड बाई आउटपुट, कि आपने कितना बनाया। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का मटेरियल यूज किया, देखो बाजू में लिखा है कि 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल मैंने यूज किया, और हम बना रहे हैं 500 पेन बना रहे हैं। आप अपनी फैक्ट्री में 500 पेन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके लिए 1 लाख रुपए का मटेरियल यूज किए। तो कॉस्ट पर पेन कैसे निकालोगे मटेरियल? तो 1 लाख को 500 से डिवाइड कर दो तो पर पेन निकल जाएगा। यानी कि किससे डिवाइड कर दिया जाता है? आउटपुट से। ये जो अपन ऊपर में लिखे ना आउटपुट करके, वो आउटपुट से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट आ जाता है। जैसे 1 लाख को 500 से डिवाइड कर दो तो रॉ मटेरियल पर पेन कितना यूज हुआ निकल जाएगा। कितना निकला बताओ? 1 लाख डिवाइडेड बाई 500 किए तो 200। 200। इसके बाद इन सब का टोटल कर लिया जाता है, और ये टोटल मतलब पूरा टोटल क्लोज नहीं करना है ना,
केवल ये एक लाइन खींचा मैंने, पूरा नीचे क्लोज नहीं किया अभी, क्योंकि नीचे भी और खर्चे आएंगे जो इसमें ऐड होंगे। अभी तक के खर्चे का जो टोटल है, अभी तक के जो खर्चे का टोटल है, उस टोटल को क्या बोलते हैं गणेश, मालूम है आपको? आप पढ़े होंगे कॉलेज में, नहीं तो हमको प्राइम बताए। कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। ये पूरा क्लोज नहीं किया क्योंकि इसमें अभी और ऐड होगा। अभी तो हमने केवल मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्ट खर्चों को लिखा है, मटेरियल, वेजेज या और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी तो खर्चे लाइन से, ये पूरा स्टेटमेंट, पूरा कॉस्ट शीट बना रहे हैं अपन, और सेम ऐसे ही बनेगा हर क्वेश्चन में कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले अपन कौन से खर्चों को लिखते हैं सुधांशु? डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट सर। एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही। अब इसके बाद जो खर्चे अब ऐड होंगे, ये देखिए ऐड। अब जो खर्चे अपन ऐड करेंगे उसको बोलते हैं, अब जितने भी खर्चे लिखेंगे ना वो सब इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, और इनडायरेक्ट खर्चे भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट अलग, ऑफिस के खर्चे, वो ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे अलग, फिर गुड्स को बेचने के इनडायरेक्ट खर्चे अलग। तो इनडायरेक्ट खर्चों को बोलते हैं ओवरहेड, इनडायरेक्ट खर्चों को बोलते हैं ओवरहेड। तो अब सबसे पहले फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चों को फैक्ट्री ओवरहेड, या उसको वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं। उसके बाद फिर आएगा ऑफिस ओवरहेड, यानी कि ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे। उसके बाद गुड्स को बेचने के खर्चे, जिसको बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो स्टेप बाय स्टेप, पहले फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे, फिर अब इनडायरेक्ट फैक्ट्री के खर्चे आ जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे? अभी बताया था मैंने, फैक्ट्री, क्या बोलेंगे यशस्वी? फैक्ट्री ओवर, ओवरहेड। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड। श्रिया जैन ने बताया फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड मतलब सर फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे। कई लोग ओवरहेड का मतलब क्या समझते हैं मालूम है श्रेया? नो सर। ओवर मतलब ज्यादा, हेड यानी सर, सर के ऊपर। तो कई लोग ओवरहेड यानी सिर के ऊपर चले गए ऐसा बोलते हैं, ओवरहेड सर के ऊपर, तो ऐसा नहीं ना। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। हाँ सर, ये चीज बस पता है। तो ओवरहेड मतलब हेड के ऊपर मत कर देना। तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। इसको और क्या नाम बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, एक और नाम बोलते हैं इसको, वर्क 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 ओवरहेड। ओवरहेड। वर्क ओवर हेड, फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क सर ओवरहेड। इसके बाद वर्क कॉस्ट निकलता है ना, इसका जो टोटल आता है? उसके बाद क्या निकलेगा वो तो हमने नहीं बताया, वो तो अभी सस्पेंस है। सर वर्क कॉस्ट निकलता है। हाँ बताएंगे ना, बताएंगे ना। ये लिख दिए, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड लिख लिए श्रेया? रितिका लिख लिए? सर मैं अब भी ऐड हुई हूँ, नेटवर्क इशू था इसलिए। तो अभी कौन बताया था ये फैक्ट्री ओवरहेड के बाद वर्क कॉस्ट सर आता मैं है? ही बताई थी। अच्छा अच्छा। इसके बाद यदि मान लो कोई गुड्स हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब समझते हो? यस सर। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? सर जो अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, जो चल रहा है। जो गुड्स अकाउंट क्लोज होने की डेट तक फिनिश नहीं हुआ है उसको सेमी फिनिश्ड बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जो काम अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया है तो वो प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, इसी में वर्क ओवरहेड के साथ। यदि है तो हर क्वेश्चन में रहेगा, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन में दे सकता है।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसका एक और नाम बताया था मैंने अभी, सेमी फिनिश्ड गुड्स, अर्ध निर्मित माल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये प्लस होगा। और माइनस होगा यदि है तो, नहीं है तो नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसको माइनस, माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है कि वो अमाउंट माइनस करनी है। एक और माइनस होता है यदि दिया हो तो, क्या चीज, सेल ऑफ स्क्रैप, फैक्ट्री में स्क्रैप वगैरह निकल जाता है ना कोई गुड्स का, तो सेल ऑफ स्क्रैप दिया हो तो वो भी माइनस होगा। और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल दिया हो तो फिर वो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय माइनस होता है, जो अलग से बताऊंगा। अब जो प्लस माइनस करने से आएगा अमाउंट, तो सब लोग सुन लो भाई वापस कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दो तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन यदि कोई ओपनिंग स्टॉक दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, या सेल ऑफ स्क्रैप दिया है, तो ये भी प्लस माइनस कर देते हैं। हालांकि ये बहुत कम ही क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन दिया हो तो इनको भी प्लस माइनस कर देंगे। तो अब जो आता है उसी को बोलते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि गुड्स की फैक्ट्री तक की कॉस्ट, कि गुड्स की फैक्ट्री तक की कॉस्ट, तो इसको बोलते हैं, वैसे सबसे ज्यादा नाम इसका यही यूज होता है, वर्क कॉस्ट, या फिर दूसरा नाम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, लेकिन वर्क कॉस्ट नाम ज्यादा यूज होता है। तो वर्क कॉस्ट या इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री तक के खर्चे सब जोड़ के फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कहलाते हैं। तो ये इन खर्चों को हमने किस में जोड़ा, प्राइम कॉस्ट में। हमने क्या किया चंचल, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ दिया, तो क्या आ गया चंचल, वर्क कॉस्ट। तो ये भी अभी टोटल मतलब क्लोज नहीं हुआ है, अभी इसमें और आगे खर्चे जोड़ेंगे। अभी फैक्ट्री तक के खर्चे हुए हमारे, अभी उसके बाद के खर्चे जोड़ेंगे। अब ऑफिस वगैरह के खर्चे जोड़ेंगे, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। अब उन खर्चों को लिखते हैं अपन, एड फैक्ट्री के बाद के खर्चे, जिनको ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, या इसका दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बोलते हैं इसको, ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इन सब का डिटेल दिखाऊंगा मैं आपको, अलग से बताऊंगा है ना, कि इन सब में क्या क्या खर्चे आते हैं जनरली, ऑफिस ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इनको भी अपन जोड़ देंगे। वर्क कॉस्ट में ये सब जोड़ देंगे, तो अब आपका आ जाएगा, इसके बाद जो टोटल आ जाएगा इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो आया
इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लिख लिए सब लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर अब क्या प्लस करना है? तो अब सब लोग ध्यान दीजिए कि हमने जो गुड्स बनाया उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकल गई। अब इसके बाद हमारे पास पहले से ही कोई गुड्स बना हुआ है जिसको बोलते हैं फिनिश गुड्स, तो उसका ओपनिंग स्टॉक अब इसमें जोड़ देंगे। तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और माइनस कर देंगे उसका यदि कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हो गया? यस सर। अब जो आएगा इसको क्या बोलते हैं श्रेया, मालूम है? सर सेलिंग प्राइस जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस तो अभी प्रॉफिट जोड़े ही नहीं है। बिना प्रॉफिट के कैसे आएगा सेलिंग सर प्राइस? टोटल कॉस्ट। अभी तो सेलिंग खर्चे भी नहीं जोड़े हमने, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएंगी? इसको बोलते हैं COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं? COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें ऐड करेंगे गुड्स को बेचने वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, और उन सब में डिटेल क्या क्या आता है खर्चे वो सब अलग से अपन पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो अब आप प्लस करेंगे जो आया COGS, उसमें प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सर ये माइनस में रहेगा? सॉरी, प्लस में रहेगा, मैंने माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ ऐड लिखा ना मैंने। ये ऐड। अब जो हमारा टोटल आएगा उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ये जो आया इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ये गुड्स की टोटल कॉस्ट आ गई। सब लोग लिख लिए टोटल कॉस्ट तक? किसी का बाकी तो नहीं है? नेक्स्ट
टोटल कॉस्ट तक तो पहुंच गए हम। टोटल कॉस्ट में जोड़ दो प्रॉफिट तो क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और कभी लॉस दिया है तो माइनस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। प्रॉफिट अब ये आखिरी जो प्रॉफिट जोड़ने के बाद आया इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ये लास्ट। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सब लोग लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से यहां तक। किसी का ये फॉर्मेट बाकी तो नहीं है ऊपर से नीचे तक? सब मेरा कॉस्ट, बच्चा है हाँ नीचे लिख का। लो, लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे का और कुछ कैलकुलेशन बताते हैं। रिकॉर्डिंग में ये वाला छूट गया होगा, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। यस सर। आप लोग लिख लिया कि बाकी है? सर लिख लिए। ओके। नेक्स्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं मतलब जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे आपका ये डिटेल नहीं दिया रहता है। सेलिंग प्राइस, राइट। क्या कुछ बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे ईमान, गणेश? तो मैं ये बता रहा था कि अपन ऊपर में लिखे थे ना वर्क ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, तो इसमें क्या क्या खर्चे इंक्लूड होते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए आप सेकंड फैक्ट्री ओवरहेड, और क्या बोलते हैं उसको, वर्क ओवरहेड। क्या क्या खर्चे आते हैं इसमें वही बता रहा हूं। इट इंक्लूड्स क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं, लिखते जाइए भाई। इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल तो फैक्ट्री ओवर है उसमें चले जाता है प्राइम कॉस्ट में। क्या बताया मैंने? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इसको अनप्रोडक्टिव वेजेज भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस, इसको अनप्रोडक्टिव वेजेज भी बोल सकते हैं, कॉमा, कोल, गैस, पावर, कोल, गैस, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, मतलब फैक्ट्री की लाइटिंग ना, ऑफिस की लाइटिंग नहीं। कोल, गैस, पावर, फ्यूल, लाइटिंग। सर सर बोलो। तो वहाँ दिया रहता है क्या लाइटिंग का कि ये फैक्ट्री ओवरहेड का है कि किसका है? हाँ दिया रहता है ना। अब चाहो तो ओके लिख सर। लो लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री। फिर उसके बाद हॉलेज। अब आप बोलोगे ये हॉलेज क्या चीज है भाई, ये नया क्या आ गया हॉलेज? हॉलेज का मतलब होता है फैक्ट्री के अंदर जो हमाली के खर्चे, गुड्स को इधर से उधर उठा के रखना। बड़ी फैक्ट्री का बड़ा बड़ा एरिया होता है, तो फैक्ट्री के अंदर गुड्स को हटा के दूसरी जगह, तो उसको हॉलेज बोलते हैं। गुड्स को उठा के इधर से उधर रखने के, तो उसको बोलते हैं हॉलेज। HAULAGE, हॉलेज। फिर नेक्स्ट, ये सब अपन अभी फैक्ट्री ओवरहेड के ही अंदर लिख रहे हैं। हॉलेज के बाद है
फैक्ट्री बिल्डिंग वर्क क्या कर रहता है ना, रेट्स, टैक्सेस, जो बिल्डिंग पे लगता है ना, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह, एंड एंड इंश्योरेंस, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फिर डेप्रिसिएशन, कॉमा, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन कॉमा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन, फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह के मेंटेनेंस के खर्चे। इसके बाद नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। फैक्ट्री के अंदर क्या बताया था मैंने अभी, एक्सपेंसेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं फैक्ट्री में, उनके खर्चे, जो फैक्ट्री का सुपरविजन करते रहते हैं, देखभाल करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सपेंसेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। सैलरी ऑफ फोरमैन, फोरमैन मतलब जो वर्कर वगैरह के ऊपर काम करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, फोरमैन बोलते हैं। सैलरी ऑफ फोरमैन एंड वर्क्स मैनेजर, यानी फैक्ट्री मैनेजर। सैलरी ऑफ फोरमैन एंड वर्क्स मैनेजर। इसके बाद कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम फैक्ट्री लेबर। ये क्या होता है? हालांकि बहुत कम ही दिया रहता है क्वेश्चन में ये। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम फैक्ट्री लेबर मतलब जो लेबर काम करते हैं और मान लो काम रुक गया, लाइट, बिजली गो, लाइट गोल हो गई, मशीन बंद हो गई, लेबर बेकार बैठा है, पर पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो वो आइडल टाइम कहलाता है। तो उसकी जो कॉस्ट है, उस टाइम का जो पीरियड का जो पैसा हम दे रहे हैं, वो हमारे लिए आइडल टाइम का कॉस्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम फैक्ट्री लेबर। नेक्स्ट, प्रिंटिंग। ये अपन अभी सब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लिख रहे हैं भाई। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड टेलीफोन expenses of factory। Printing, stationery and telephone expenses of factory। Fees of technical director, fees of technical director। Cost of
रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, ये क्या होता है भाई? कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, ये ओवरबर्डन क्या चीज है? नहीं मालूम। फैक्ट्री में जो वेस्टेज पड़ा हुआ है उसको हटवाने के खर्चे, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन। नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ये और नया क्या नाम आ गया? ड्राइंग ऑफिस सैलरी मतलब नहीं मालूम आप लोगों को? कोई भी गुड्स को बनाते हैं तो उसकी ड्राइंग बनती है कि नहीं, कि कौन से डिजाइन का माल बनेगा? यस सर। तो जो इंजीनियर वगैरह है वो लोग उसका नक्शा बनाते हैं, नक्शा बोलते हैं ड्राइंग यानी नक्शा। तो यस ड्राइंग सर। बनाते हैं कि भाई क्या डिजाइन का गुड्स बनेगा, तो ये भी तो फैक्ट्री के ही अंदर का खर्चा है। नहीं तो आप लोग वो वाला ड्राइंग समझ जाएंगे, अकाउंट वाला ड्राइंग, तो ये वो ड्राइंग नहीं है। तो ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, expenses of purchase department and stores expenses। और मेन खर्चों में एक और आखिरी, उसके बाद तो यदि क्वेश्चन में कुछ भी यदि फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हो तो वो सब इसमें आ जाएंगे। एक और आखिरी, एक्सपेंसेस, क्या? एक्सपेंसेस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, रिसर्च वगैरह करवाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, रिसर्च के खर्चे। भाई आप कोई चीज को मार्केट में लाने के पहले उसका कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका अनुसंधान यानी रिसर्च करवाते हैं, तो वो सब खर्चे, एक्सपेंसेस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। उसकी खोजबीन के खर्चे, कि इस चीज को बनाना है तो उसकी पहले रिसर्च करना, तो वो सब खर्चे। तो ये पूरे खर्चे जो अपन नाम लिखे हैं ये सब किसके अंदर थे? फैक्ट्री, ओवरहेड। हाँ, ओवरहेड। वैसे जनरली क्वेश्चन में लिख भी देता है कि भाई ये फैक्ट्री ओवरहेड है कि ऑफिस ओवरहेड का है, कुछ खर्चे सिमिलर होते हैं। अब जैसे स्टेशनरी ऑफ फैक्ट्री, स्टेशनरी ऑफ ऑफिस, तो ऑफिस वाला ऑफिस में जाएगा, स्टेशनरी फैक्ट्री वाला फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएगा। तो ये थे फैक्ट्री ओवरहेड। अब थर्ड आ गया आपका ऑफिस, या उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सब फैक्ट्री के बाद के ऑफिस के खर्चे होते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में खर्चों का नाम देख के या उसके साथ क्लियर बोल देता है कि ये ऑफिस का है कि क्या है, जैसे सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, मैनेजर सैलरी, खाली मैनेजर बोला है तो वो ऑफिस के मैनेजर का मानेंगे, फैक्ट्री मैनेजर का नहीं मानेंगे।
मैनेजर सैलरीज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कॉमा ऑडिटर्स, एंड लीगल एडवाइजर्स। लीगल एडवाइजर्स फीस, ऑडिटर की फीस है, मैनेजिंग डायरेक्टर की फीस है, कोई एडवाइजर है तो उसकी फीस है, कोई लीगल एडवाइजर होते हैं, कंपनियां रखती भी है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस। फैक्ट्री वाला है तो फैक्ट्री में चले जाता है, ऑफिस वाला इसमें आ जाएगा। और भी खर्चे हैं इसमें, कल बताएंगे आपको और डिटेल, क्योंकि अभी और बहुत सारे हैं।